तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके अलावा अगर आपका अगली किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। जीके के बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं, कंप्यूटर के भी बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, तो पहला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं और ये भी बताते हैं कि इससे संबंधित और कौन सा प्रश्न आगे वाली शिफ्ट में बन सकता है। देखिए, तो भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे और 2002 में लक्ष्मी सहगल के प्रतिकूल चुने गए थे, यानी लक्ष्मी सहगल को हरा करके ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक साथ जो है एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, इन दो संगठन में ये काम कर चुके थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जैसे कि जो मिसाइल मैन तो पूछ लिए हैं, अब पूछा जाएगा कि मिसाइल वुमेन कौन है। तो टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, ये भी भारत की मिसाइल वुमेन कही जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलाम जी ने कौन कौन सी मिसाइलें बनाई हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, भारत के लिए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, ठीक है, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलें जो है वो इन्होंने बनाई थी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो ये पहले प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग डेली देखने आते हैं कम से कम वो तो कमेंट कर दिया करो भाई कि हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, कुछ भी कर दिया करो, नाइस ही लिख के चले जाया करो यार। ठीक है ना, तो थोड़ा मन में शांति मिलती है कि हाँ यार लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, यह पूछा गया है। तो चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। अब यहाँ से आगे प्रश्न बनेंगे नदियों से संबंधित। देखिए, आज 3 से 4 प्रश्न एमपी के पूछे गए हैं, यानी कि एमपी के प्रश्नों का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए कि एमपी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऊपर ऊपर से एमपी को जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देख लेते हैं कि चंबल की और कौन कौन सी सहायक नदी है, क्योंकि यहाँ से आगे प्रश्न बन सकता है। तो बनास, क्षिप्रा, मेज, बामनी, सीप, काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कूनो, ब्राह्मणी, परवन और अलनिया, गुंजाली इत्यादि जो है वो चंबल की सहायक नदियां हैं। इन सभी नदियों का नाम आपको याद रखना है। तो नर्मदा और चंबल की कम से कम सहायक नदियां तो आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उज्जैन शहर जो है वो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है। ठीक है, बाबा महाकाल का मंदिर भी क्षिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। और सिंहस्थ कुंभ मेला, ये आपका पूछा जा चुका है एमपी पटवारी में, सिंहस्थ कुंभ मेला जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है उज्जैन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, यह पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुछ जानकारी देखते हैं। तो इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा को मध्य प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हो गया है। केंद्र सरकार ने इंदौर को बड़ी सौगात देते हुए विमानतल के इमिग्रेशन चेक पोस्ट को जो है मंजूरी दे दी है, यानी भारत का, वो भारत कह रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका जो आपका ये आपका क्या नाम है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। ठीक है, भारत के सबसे सुंदर हवाई अड्डे, यह प्रश्न पूछा गया पटवारी में। तो भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कैसे माना गया है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को भारत के सबसे सुंदर हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। दिल्ली में यह एयरपोर्ट जो है वो स्थित है। यह प्रश्न भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, बड़ा सा सिंपल से प्रश्न पूछा था। पंचवर्षीय योजना के प्रश्न पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार आ रहे हैं, तो एक बार पूरी पंचवर्षीय योजना पढ़ जाइएगा। अगर आप कहेंगे तो हम जो कल सुबह वीडियो लेकर के आने वाले हैं उसमें पंचवर्षीय योजना को ऐड कर लेंगे। अब कल सुबह 2 वीडियो आ सकती है, या तो करंट अफेयर का सेकंड पार्ट आएगा जो आज सुबह हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, या फिर कल जो है नरेशन का सेकंड पार्ट आएगा। कौन सा लेकर के आना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा। उसी हिसाब से जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे तो वही हम लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर करंट अफेयर ले आएंगे तो एक बार हम जो परियोजनाएं डेली पूछी जा रही हैं, जो आपका योजना आयोग वगैरह है, इसको भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अब वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 1951 में भारत में जो है योजनाओं की शुरुआत की गई थी। पहली योजना 1951 से 56 के मध्य में चली थी। ठीक है, कुछ जानकारी देखिए। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना की प्रस्तुति की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। उस समय प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था। हमने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। यहाँ से भी प्रश्न आपके प्रबंधन बन रहे हैं, तो एक बार इकोनॉमिक्स वाली वीडियो जरूर देख लेना। जीडीपी, सीआरआर, बैंक रेट, बेस रेट, इसकी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है,
यही सब शब्द डाल करके आगे सक्सेस जंक्शन लिख देंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एक बार देख करके जाना, क्योंकि सामान्य प्रबंधन 2 से 3 प्रश्न उस वीडियो से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता था, ये पशुपालन वगैरह आता था। तो पहली जो योजना थी उसमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे माना जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पीसी महालनोबिस को जो पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा जो है इसका इस्तेमाल 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था और ये 4थी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपके सामने आता कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, तो व्यापम 4थी मानता है, इसलिए मैंने कल 4थी बताई थी, ठीक है। लेकिन एसएससी वगैरह 5वीं मानते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिख लेना कौन सा, बाकी फिर तो व्यापम तो अपना चलाएगा ही चलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, प्रश्न का सही आंसर है गुजरात में इसका निर्माण किया जा रहा है। आज सुबह हमने करंट अफेयर में ये प्रश्न पढ़ाया था। सुबह हमने करंट अफेयर की वीडियो डाली है, लगभग 30 मिनट की है, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी इन दोनों माह के करंट अफेयर को कवर किया है और लगभग उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। उसमें हमने ये भी बताया कि अभी तक कितने प्रश्न इसमें से पूछे जा चुके हैं, वो भी आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो प्रश्न का सही आंसर गुजरात में जो है ये बनाया गया है। तो भारत और पुर्तगाल सरकार ने समुद्री अध्ययन या समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात के लोथल में प्राचीन भारतीय स्थल पर मिलकर भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना करने का फैसला किया है। संग्रहालय हिंद महासागर के पानी में शिव प्रवेश स्थलों से बचाव सामग्री को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। कल इसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, जहां पर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह की करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले 5 महीनों का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यही करंट अफेयर आपके एमपीएसआई, एमपीपीएससी और आपका गवर्नर जेल पेरी में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो देख करके जाना आप करंट अफेयर की। तो अब कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितना कमेंट आता है करंट अफेयर के लिए, कितना आता है नरेशन सेकंड पार्ट के लिए, उस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न हम करा चुके हैं ऑलरेडी। तो 85वां स्थान है पासपोर्ट इंडेक्स में, करंट अफेयर में हमने कवर कराया इसको, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अहम बिंदु कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग में वर्तमान तिमाही में 7 अंकों का सुधार हुआ है और वर्ष 2021 के 90वें स्थान की तुलना में इस वर्ष भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान दिया गया है। पहले नंबर पर फिर से जापान जो है वो पहले नंबर पर है और भारत 85वें नंबर पर आ गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। अब पहला पूछा है तो दूसरा ही पूछ सकते हैं, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था, वो अपने हिसाब से सारी नीतियां चलाते थे, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, जो है इसका बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, सरकारी बना दिया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में आया, जिसके तहत 7 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था और कब किया गया था, कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार किया गया था और कब किया गया था। ये चारों प्रश्न महत्वपूर्ण है, आगे आपको शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आज रचनाओं के भी प्रश्न काफ़ी सारे पूछे गए थे, चलिए देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, 2 रचनाएं आज पूछी गई थी 2 कवियों की। पहला है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं, ठीक है। पहले भी हम इसको करा चुके हैं। जो लोग हमारा लगातार एग्जाम एलसी देखते होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। वैसे बता दें 15 मार्च से लेकर के अब तक की जो भी करंट अफेयर या फिर जीके जीएस साइंस पूछी गई है, उसकी एक वीडियो हमने एक साथ कंपाइल करके बना दी है। वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको इसी स्क्रीन पर ऐसे दिखाई दी जाएगी, उस पर मात्र आपको क्लिक करना है और आप वो वीडियो जरूर देख करके जाएगा, जैसे 7 प्रश्न वहाँ से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए वहाँ पर हमने ये जयशंकर प्रसाद वाला, रामधारी सिंह दिनकर वाला, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इन सब की रचनाओं को एक साथ करा दिया, ठीक है। देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी जयशंकर प्रसाद की, तो याद रखना झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इनका काव्य संग्रह है, ठीक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, पुष्प स्वामिनी, जन्मजय या नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाखदत्त, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये इनके नाटक हैं, ठीक है। तो काव्य हो गया, नाटक हो गया। अब देख लेते हैं कुछ उपन्यास। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल तथा ककाल का तितली, इरावती, ये सब इनके जो है वो उपन्यास हैं। इरावती 1-2 बार शायद पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाना, इरावती किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगढ़ का किला पूछा गया था। चंद्रगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है चंद्रगढ़ का किला। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो चंद्रगढ़ का किला, जिसे धवलगढ़ किला भी कहते हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई से 182 किलोमीटर दूर स्थित एक किला है। यह किला भोर से कोकण तट के वरंदा घाट तक पहुंचकर निगरानी के रूप में रायगढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण किला था। किला जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में यह स्थित है चंद्रगढ़ का किला, शिवाजी से यह संबंधित है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका
टेलीग्राम पर हम आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, 2 दिन बाद इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का नाम मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम के नाम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना पूछी गई थी, आइए देख लेते हैं पूरी रचना। इसको हम पहले भी करा चुके हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें, दिनकर की सूक्तियाँ, सीपी और शंख, दिनकर के गीत, कविश्री, कोयला और कवित्व, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, मृति, तिलक, रश्मिलोक, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी। ये जो रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं, और ये पहले भी पूछी जा चुकी हैं, पहले भी हम इनको करा चुके हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम का एनालिसिस एक साथ में जो वीडियो बनाई है 15 मार्च से अब तक वाली, उसको जरूर देख करके जाना। वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक साथ में मिल जाएंगे जितने भी पूछे गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित स्टेटमेंट वाला एक प्रश्न था, तो चलिए देख लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कुछ जानकारी। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि अनुच्छेद 55 कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी चाहे तो राज्यपाल को जो है पद छोड़ना पड़ सकता है। इसी में से स्टेटमेंट बना करके प्रश्न दिया था। फिर पूछा गया था 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 और 3 सही है, ऐसे करके जो है पूछा गया था। ठीक है, राज्यपाल वाला। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो न्यायालय से संबंधित है। यही एक प्रश्न जो है वो आपका एंशिएंट मतलब हिस्ट्री से पूछा गया था, मेडिवल से। जो आपका ये आपका इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो न्यायालय से संबंधित है। चलिए जानकारी देते हैं इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में, कब आया, क्या बात थी। देखिए, तो वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया था कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। 11 फरवरी 1883 को ये बिल आया था। मतलब कि अंग्रेज लोग ये कह रहे थे कि देखो, इल्बर्ट बिल विवाद में ये था कि इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि जो है अंग्रेज की जो आपके मामले होते हैं उनको भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। इसी बात का विरोध अंग्रेज लोगों ने किया था। कब आया था? 11 फरवरी 1883 को ये बिल आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न 2-3 आ रहे हैं तो पढ़ करके जाइएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कराते हैं, क्योंकि जो वन लाइनर होंगे वो तो आप कर ही लेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 साल हो सकता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है ना, जो पहले हो ये मतलब कि चाहे या तो 6 वर्ष हो गए हो या उसकी आयु 65 वर्ष हो गई हो, तो वो उसको जो है पद से हटा मतलब वो अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, हाँ, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल जो भी पहले का हो जाए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त 65 साल, अन्य चुनाव आयुक्त 62 साल। ठीक है, चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए आप, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न बन रहे हैं ना वो इसी डिस्क्रिप्शन में से ही पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको इतनी जानकारी पूरी हम देते हैं। अगर आप सक्सेस जंक्शन के छात्र हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है। ठीक है, चाहे उसको स्टेटमेंट बनाकर पूछ लें, चाहे उसको वन लाइनर में पूछ लें, चाहे उसको जोड़ी मिलाकर पूछ लें, आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से बने रहिए। हम आगे आपको एमपीएसआई, एमपीपीएससी और वन रक्षक जेल प्रहरी की भी तैयारी करवाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। ठीक है, देखिए, अब एक प्रश्न आया था, वेद दिए गए थे और एक पुराण और उसमें से विषम बताना था। नहीं, 3 तो वेद दिए गए थे, एक पुराण दिया गया था, उसमें से बताना था कौन सा अलग है। तो पुराण उसमें से अलग हो जाएगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि कुल कितने पुराण हैं, कौन कौन से पुराण हैं, कौन कौन से वेद हैं, सब आपको हम यहाँ पर करा दे रहे हैं। देख लीजिए, तो विष्णु पुराण उसमें से अलग था। देखिए, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये कुल मिलाकर के 18 पुराण हैं। इनमें से जो है आपको प्रश्न आगे भी बन सकते हैं। बात करते हैं वेद की, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कुल कितने पुराण और कुल कितने वेद हैं। तो सारा आपको इस प्रश्न में हमने समझा दिया। अब तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना। डेली आप आते हैं और बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए चले जाते हैं, ये कैसी बात है ना। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने जो है इकोलॉजी शब्द दिया था। चलिए देख लेते हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, जर्मन वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैक्कल, इनके द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, इनकी पुस्तक थी, इस पुस्तक में इन्होंने बताया था जनरल मार्पोलॉजी डेयर ऑर्गेनिज्म। ये अब देखिए, क्योंकि ये जर्मन वैज्ञानिक है तो नाम भी ऐसा है ना,
ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो है इकोलॉजी शब्द का वर्णन किया था। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। कुछ जानकारी देखिए, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश की बड़ी कारोबारी कंपनियों के मुख्यालय हैं और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शेयर मार्केट भी यहीं पर है। अगर आपसे किसी बैंक का मुख्यालय पूछा जाता है और आपको नहीं याद है, आपको तुक्का ही लगाना है, तो 80% ऐसा चांस होता है कि वो उसका मुख्यालय मुंबई में ही होगा। तो कभी तुक्का भी लगाइएगा तो मुंबई पर ही लगाइएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप एग्जाम एनालिसिस भी करा रहे हैं, तुक्का भी लगाना सिखा रहे हैं, पूरा डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, सब कुछ हमको एक ही वीडियो मिल रहा है, अब तो हम जरूर लाइक करेंगे, तो फिर कर दीजिए, फिर क्या इसी बात पे। चलिए ठीक है, इंदौर को मध्य प्रदेश की जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो इंदौर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पूछा गया था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे पास्कल होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया था, ऑप्शन दिया था कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दिया हुआ दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि है, राशि जरूर याद रखना, कौन सी राशि अदिश है कि सदिश है, ये भी आपको कर करके जाना है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? पूछा गया था, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है, याद रखने का, अकार्बनिक या कार्बनिक ये भी पूछा जाता है, तो अकार्बनिक यौगिक है जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसे KMnO4 कहते हैं। अगला प्रश्न, माचिस की तीली में क्या लगा रहता है? भाई ये तो एक तरह से हाथ धोकर के पीछे पड़ गया है, लगभग लगभग 7 से 8 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, तो इसको भी आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो और कई बार हम इसका जो एनालिसिस करा भी चुके हैं, और वो 15 मार्च से अब तक वाली वीडियो में हमने इसको 2-3 बार पढ़ाया। ठीक है ना, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख करके जाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। देखिए, माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है, माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट जैसे रसायन मौजूद होते हैं। सेफ्टी माचिस का शीर्ष एक ऑक्सीकरण घटक जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट से बना होता है, जिसे जिसे सल्फर फिलर्स और ग्लास पाउडर भी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपकी हो गई, आपका जीके और साइंस। चलिए अब बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में बात करें तो हिंदी में कारक और विभक्ति के 2 प्रश्न थे, पर्यायवाची के 3 प्रश्न, वाक्यों को क्रम में लगाने के लिए 4 प्रश्न, रस एवं उसके स्थायी भाव से 2 प्रश्न, तत्सम तद्भव के प्रश्न थे, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आया था, कर्मवाच्य कर्तवाच्य भी पूछा गया था और वर्तनी शुद्धि भी पूछी गई थी। और वो क्रम से लगाने के लिए जो होता है ना, जो PQRS आपका इंग्लिश में आ रहा है, वो आपका हिंदी में भी आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। डायरेक्शन से 2 प्रश्न थे, एक तो सिंपल प्रश्न था डायरेक्शन का और एक उसमें एंगल था, यानी राम बाईं ओर जाता है, वहाँ से 120 डिग्री मुड़ जाता है, फिर 135 मुड़ जाता है, ऐसे करके जो है एक प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न डायरेक्शन थे। सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन अब आ रहा है, नॉर्मल ब्लड रिलेशन नहीं पूछा जा रहा है। जैसे सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन का क्या मतलब है सर? तो जैसे कि A इंटू बी का अर्थ है A B का पिता है, A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, पिछले 3 दिनों से लगातार यही प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट आकृति 3 पूछी गई थी, छिपी आकृति 3 से 4, आकृति वाले प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आज कोडिंग के थे, 3 प्रश्न एनालॉजी के, अल्फाबेट से भी प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न मिरर के, इमेज काउंटिंग के का भी एक प्रश्न आ जाया था शायद, ट्राइंगल काउंटिंग का। ठीक है ना, लाल रंग को नीला कहा जाता है, नीला को पीला कहा जाता है, पीला को काला कहा जाता है, तो फिर इसका रंग क्या होगा, ऐसा करके जो प्रश्न होता है वो भी 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इनइक्वलिटी का आज एक प्रश्न मिला है, A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, एक प्रश्न आज इनइक्वलिटी का भी आया था। तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट आज रीजनिंग में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स लगभग सेम है। बॉडमास के 4 प्रश्न हैं, सिंप्लीफिकेशन 3 प्रश्न, रेशियो के 2 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। CISI सबसे ज़्यादा आई है आज, 5 से 6 प्रश्न CISI के हैं, 2 साल के 3 साल के अंतर वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। और ये इतने का इतना गुना हो जाता है, तो इतने समय में कितना गुना हो जाएगा, ये वाला जो है वो पूछा गया है। DI के 3 प्रश्न हैं, प्रॉफिट लॉस से 4 प्रश्न, टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न था, पाइप और टंकी से 2 प्रश्न थे, औसत के 2 प्रश्न थे जो पाई चार्ट में पूछे गए थे। ठीक है, परसेंटेज के 4 से 5, पाई चार्ट का 2 प्रश्न था अलग से, और 2 आपके एवरेज वाले प्रश्न भी पाई चार्ट में पूछे गए थे, एक प्रश्न अलजेब्रा से भी पूछा गया था। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो रोम कैसी मेमोरी है, ये पूछा गया था। देखिए काफ़ी सारे प्रश्न सरल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कठिन ही आ रहा है, सब कोडिंग ही कोडिंग पूछ रहा है। अब क्या है ना, लोग डर जाते हैं। ठीक है ना, कोडिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कठिन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मेरे भाई 4 से 5 प्रश्न ही कठिन आ रहे हैं आपके कंप्यूटर में, बाकी आपके जो है नॉर्मल लेवल के भी प्रश्न अब आ रहे हैं। देखिए कैसे, तो रोम कैसी मेमोरी है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल पूछा था, बस टोपोलॉजी पूछा था, HTTP की फुल फॉर्म पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, यानी HTTP का फुल फॉर्म होता है, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें चारों में से एक जो है सही आपको छांटना था। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शायद होता है इसका। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा गया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रश्न थे, OSI मॉडल से प्रश्न थे, और आपका जावा की कोडिंग भी पूछी गई थी। ठीक है, अब कोडिंग तो बता नहीं सकते हम कि क्या पूछा गया था, कल हेलो की कोडिंग आई थी, ये हम जरूर बताए थे कल आपको। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है। इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न थे, फेयोल का रिवीजन ऑफ वर्क का क्या नियम है, ये पूछा गया था। विपणन के 2 प्रश्न थे, नियोजन के 3, टेम्परेरी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये पूछा गया था। और केस स्टडी लॉजिकल के भी 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो आप आज आपके PQRS 6 आए हुए थे, छोटे PQRS भी थे और बड़े PQRS भी थे, कुल मिलाकर के 6 थे। PQRS की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं ट्रिक वाली, कैसे आपको पेयर बना करके सॉल्व करना है, कैसे आपको फर्स्ट और लास्ट वो सेंटेंस देखना है, ये वीडियो हम बना चुके हैं। PQRS बाई सक्सेस जंक्शन डालेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। लगभग 25,000 के ऊपर व्यूज़ उस पे जा चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख करके जाइएगा। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस के लगभग 5 प्रश्न थे। एक्टिव पैसिव की 2 वीडियो हमने बनाई है, एक आपकी टेंस वाली सिंपल वाली और एक आपकी जो वैसी होती है मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनकी भी हमने बनाई हुई है, ठीक है। बाकी नरेशन के 4 प्रश्न आज आए हुए थे। नरेशन की भी एक वीडियो हम बना चुके हैं टेंस वाली। सिंपल प्रश्न अभी आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नरेशन की सेकंड वीडियो लानी है या फिर करंट अफेयर कल लेकर के आनी है, ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न आज ईडियम्स थे, कॉमन एरर के 3 प्रश्न थे, वन वर्ड के भी 1 से 2 प्रश्न थे और सिनो एंटो के भी 2 प्रश्न थे, जिसमें आज सिनोनिम ही पूछा गया था 2, ठीक है। स्पेलिंग चेकिंग के भी 2 प्रश्न थे। ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल सब्जेक्ट में मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के कुल 70 प्रश्न आज आए हुए थे। जीके साइंस के कुल 42 प्रश्न थे, कंप्यूटर के 23 प्रश्न थे, जिनमें मान सकते हैं 5 प्रश्न आपके कोडिंग वोडिंग मिलाकर के कठिन प्रश्न थे। बाकी आपका आउटपुट इनपुट दिया हुआ था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दिया था, बस टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल, ये सब दिए थे। हार्ड डिस्क की क्या स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये सब दिया हुआ था। परेशान मत होइए, ठीक है ना। लोग घबरा जाते हैं, अरे कंप्यूटर बहुत खतरनाक आ रहा है, तो ऐसे परेशान नहीं होना, ठीक है। मैनेजमेंट के आज 18 प्रश्न आए थे। बात करते हैं इंग्लिश की तो 27 प्रश्न लगभग आज इंग्लिश के आए थे। हिंदी के 25 पूरे प्रश्न थे, ठीक है। आज के कट ऑफ की बात करते हैं तो पेपर थोड़ा सा सरल था आज, तो आज की कट ऑफ अगर हम माने तो 140 के अप्रॉक्स जो है आज की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। बाकी अब आपको बता दें, ये आपको नंबर दिया व्हाट्सएप का, इस पर आप जो संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठेगा। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर अतुल 800 के नाम से, इसको आप सर्च करके इसको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं, कब रिजल्ट आ रहा है, कब क्या हो रहा है, कब एडमिट कार्ड आएगा, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतुल 800 सर्च करके, ठीक है। एक बुलेट वाली ऐसे फोटो होगी, बुलेट होगी, नीचे हम यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे, ये आपकी इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिलेगी जो हम आपको दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक और जो है चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। सर्च कीजिएगा, मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं मिले तो इसी के अंदर दिया गया है। उसमें क्या है, उसमें हम सारी किताबों की PDF डाल देते हैं। जैसे अगर आपको MPSI की तैयारी करना है तो MPSI की जो भी नई किताब मार्केट में आएगी वो आपको PDF फॉर्म में उस ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। मैथ्स की बहुत सारी किताबें उसमें डली हुई हैं, ठीक है ना, और ब्रह्मास्त्र वगैरह जो भी है वो आपको वहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाया करेगी, तो वो ग्रुप भी आपको ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी आपकी एग्जाम आने वाले हैं, SSC हो गया, ठीक है ना, MPPSC हो गया, आपका जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसी आधार पर जो है हम क्लास को शेड्यूल करेंगे। सुबह हम सोच रहे हैं MPSI और MPPSC की क्लास, शाम को वन रक्षक पुलिस और जेल प्रहरी की क्लास चालू करने की। क्या ऐसा सही रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अभी हम लेकर के आते हैं शाम वाली एग्जाम एनालिसिस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।